हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं, हम इकोनॉमिक्स के मुद्रा और बैंकिंग जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इसके पहले हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, RBI के बारे में भी देखा था। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उसके बारे में हमने पढ़ लिए। और प्रीवियस पेपर में जो एग्ज़ाम में जो प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न आए हुए थे उसको भी हमने देख लिया था। और पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने जो प्रश्न लगाए हुए थे कि जैसे CRR में अगर RBI कमी करती हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, रेपो रेट का क्या अर्थ था, रिवर्स रेपो रेट में और रेपो रेट में जो डिफरेंस है उसमें चेंजिंग आती रहती है, इसका मतलब क्या था। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। और जो लोग हमारे लेक्चर को, पिछले लेक्चर, लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, वो जाकर हमारे लास्ट लेक्चर देखे, उनको समझ में आएगा, है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो हम शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक और इसमें बाकी रह गए थे और आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें एक चैप्टर रह रहा था, एक टॉपिक रह रहा था, सॉरी, बेस रेट है। बेस रेट दर क्या होता है, बेस रेट। इसके पहले थोड़ा बता दूँ, CRR हमने क्या क्या पढ़ लिया पिछली बार में, तो देख लेते हैं एक बार। थैंक यू। हमने पढ़ लिया है रेपो रेट, फिर हमने पढ़ा है रिवर्स रेपो रेट, फिर हमने पढ़ा है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन सारी चीज़ों को देख लिया। इसके अलावा हमने RBI के कार्य देखे थे। RBI बार्टर एक्सचेंज भी हमने पढ़ लिया है। बार्टर एक्सचेंज क्या था इसके बारे में अच्छे से समझाया था आपको। उसके बाद हमने देखा था जो करेंसी है जारी किसके द्वारा की जाती है, कॉइन्स कौन जारी करता है, करेंसी के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है हमारी इकोनॉमी में, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया था, है ना। तो हम देख लेते हैं कि देखिए, बेस रेट जो होता है, बेस रेट RBI जो है एक मतलब एक नियम बनाई हुई है। मान लीजिए, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि बैंकों का काम होता है लोन देना, है ना। तो एक तरह से आप इज्यूम करिए कि दुकान है ना। दुकान में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेन है, कोई पेन की कीमत जो है 10 रुपये है, और किसी मतलब 4 दुकान है, कहीं पर 10 रुपये का पेन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेन से अच्छा नहीं रहेगा, मोबाइल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फ़ोन है, मोबाइल है, सेम फ़ोन है, मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है ना। ये एक शॉप है जहाँ आप जाते हैं खरीदने के लिए। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हटा दीजिए। मान लीजिए हम आपको दुकान से परचेस करना है फ़ोन, तो मान लीजिए यहाँ पे है, उस फ़ोन का कीमत है 10,000 रुपये। एक और शॉप है उसके बगल में, वहाँ पे रेट है इसका 11,000 रुपये। उसी फ़ोन का रेट है 12,000 रुपये किसी दूसरे शॉप में, है ना। तो आप बताइए कि आप फ़ोन लेना कहाँ से पसंद करेंगे। सेम फैसिलिटी है फ़ोन में, सेम फ़ोन है, हर चीज़ सेम, एक तरह से नया, सब एक, कोई मतलब चेंजिंग नहीं है फ़ोन में। तो देखिए, जाहिर सी बात है आप यहाँ से फ़ोन लेंगे। ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरी एग्जांपल देखिए, बच्चों की तरह समझा रहे हैं आपको। दूसरी एग्जांपल, मान लीजिए आप बैंक में जा रहे हैं, ये बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ये तीसरा बैंक है। ये जो है 100 रुपये पे 4 रुपये लेता है ब्याज, ये 3 रुपये लेता है ब्याज, ये 5 रुपये लेता है ब्याज। मतलब 5%, 3%, है ना।
100 रुपये आप अगर लोन लेते हैं किसी बैंक से, आप किसी बैंक में जा रहे हैं और वहाँ से आपको लोन चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने जो है यहाँ से 100 रुपये लोन का डिमांड रखते हैं, 100 रुपये लोन लेना है आपको, लेकिन आप बैंक में जा रहे हैं, ये जो बैंक है ये 4 रुपये ले रहा है, 4 रुपये कहेगा देखिए आप लोन तो देंगे आपको, 100 रुपये आप ले लीजिए, लेकिन ब्याज जो है आपको 4% के हिसाब देना पड़ेगा, मतलब कि जब आप लौटाएंगे पैसे तो 104 रुपये चाहिए। ये कहता है कि अरे नहीं नहीं देखिए, आप 100 रुपये लीजिए, हमसे लीजिए, हम आपको 3% ही देना पड़ेगा, आप 103 रुपये चुकाइएगा। ये कहता है कि देखिए आप हमारे पास आएंगे तो 105 रुपये चुकाने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इसमें देखिए ब्याज कहाँ पे कम लग रहा है, इस वाले बैंक पे, है ना। ये वाला जो बैंक है यहाँ पे ब्याज 3% ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोन यहीं से लेना पसंद करेंगे, है ना। तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक तरह का व्यवसाय ही तो है। जैसे कि दुकान की बात हम कर रहे थे आपके, कि आप यहाँ पे आप जब फ़ोन खरीद रहे थे तो आप जहाँ पे सस्ते रुपये में मिल रहा है तो फ़ोन वहीं से खरीद रहे हैं ना, सब लोग वहीं से खरीदेंगे। और देखिए अब बैंक ऐसे क्यों करती हैं कि वो अपना ब्याज दर कम कर देती हैं, ये सब थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए बैंक ने 3 रुपये क्यों रख लिया। मान लीजिए 100 रुपये आप निकालने गए, लोन लेने गए, 10 लोगों ने, 10 लोग हैं, ये 100 रुपये लोन लेने जाएंगे तो हो जाएगा 1000 रुपये, है ना। और ये 4 रुपये अगर ले रहा है, मान लीजिए 5 रुपये ले रहा है, 5 रुपये का हिसाब समझते हैं, मान लीजिए 5 रुपये ले रहा है और इसके पास मान लीजिए 2 ही लोग हैं, तो 200 पे ये 5% के हिसाब से लेगा, तो मतलब इसको 210 रुपये तो मिलेंगे। कहने का मतलब है इसको 10 रुपये ही फ़ायदा होगा, लेकिन ये 3% ब्याज लेने के बावजूद इससे ज़्यादा कमाई करेगा। कैसे, क्योंकि इसको तो 1000 रुपये लोन दे दिया ना, अब 1000 लोन दे दिया तो 1000 पे 3% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 30 रुपये, है ना। ये 30 रुपये कमाई कर रहा है, ये 10 रुपये कमाई कर रहा है। ब्याज दर तो कम है ना, ब्याज दर कम ले रहा है, फिर भी ज़्यादा कमाई कर रहा है ना। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति सब इसी के पास जाएंगे, क्योंकि ब्याज दर कम है तो ज़्यादा लोग जाएंगे तो उसकी ज़्यादा कमाई हो जाएगी होगी। इस चीज़ को देखते हुए जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कर सकती हैं, वो क्या करती हैं कि ब्याज दर कम कर देंगे। कोई कहेगा देखो हम जो है तुम्हें ब्याज दर, मार्केट में जा रहे हैं ब्याज लेने, कहेंगे हम इतना कम में देंगे, आपको इतना कम देंगे, तो इससे समस्या होती है। मान लीजिए कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी क्षमता उतनी नहीं है, वो ज़्यादा कम मुनाफा कमाने के चक्कर में क्या करेंगे, ज़्यादा लोन दे देंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोन ज़्यादा दे देंगे, वो एनपीए भी तो हो सकता है, एनपीए हो जाएगा। और इसके अलावा और भी कई तरह की समस्याएं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी जाएगी बाजार में, और कम पैसे लोन पे जाएगी तो बैंकों की कमाई, कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं इसमें। अगर एक लोक लुभावन योजना भी अच्छी नहीं चीज़ नहीं है, जैसे लोक लुभावन कई तरह के लोन भी अच्छे नहीं होते, कोई भी लोन ले लेगा फिर चुका नहीं पाएगा, है ना। तो इन समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है, जिसको कहा जाता है बेस रेट कहा जाता है। मतलब बेस रेट का मतलब है कि देखिए आप कमर्शियल बैंक हैं, आपको इससे कम परसेंटेज पे, इससे कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज नहीं देना है। आप लोन दें, लेकिन इससे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अब नहीं दे सकते। तो यही जो है बेस रेट इसको कहा जाता है ना। आप इसको देखें, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा अब जो BPL वगैरह इसके पहले मौजूद था, ये बाद में ये जो बेस रेट है ये बाद में लाया गया है। इसके पहले भी ये BPL था, मौजूद था, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ देखी जाती थी। आइए हम चलते हैं अपने यहाँ मेन टॉपिक को। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इससे पहले बैंक बता दें, बैंकिंग प्रणाली के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि शुरू जो हमने चैप्टर किया था या लेक्चर शुरू किया था, उसमें आपको बताया गया था कि बैंकों का क्या महत्व है हमारे इकोनॉमी में, और बैंक जो सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही के अर्थव्यवस्था के ही पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कई तरह के समानता को भी प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ ये कई तरह के जो फाइनेंशियल भेदभाव है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है लोगों के पास, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जो वित्तीय समावेशन की समस्या है, वो भी उसमें भी बैंकों का ही योगदान होता है कि वो उसको वित्तीय समावेशन अत्यधिक करते हैं, है ना। जैसे कि जब भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया था 1969 के बाद, तो उस समय इसलिए भी तो किया जा रहा था कि लोगों को पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो बैंकों में, है ना। अब बैंकों का पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लोग जो हैं बैंक से जुड़ेंगे। बैंक से जुड़ने का मतलब होगा सीधे सरकार से जुड़ेंगे। किसानों को जो है सब्सिडी देने का जो शुरुआत हुआ, तो सरकार अब जाके घर घर तो बैंक सब्सिडी बांट नहीं सकती ना इतनी बड़ी जनसंख्या में।
तो बैंक से ही होता था। इसके अलावा जो साहूकारों से जो किसान लोन लेते थे कृषि करने के लिए, तो वो कई तरह का शोषण होता था। तो उनको भी बैंकों से जोड़ने का मतलब जोड़ा गया, जिससे ये समस्या कम हुई है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति बदतर थी, जैसे कि एक देखा जाता है भारत एक पुरुष प्रधान जैसी समस्याएं हैं देश में, पुरुष प्रधानता दिखती है। तो महिलाओं के पास जो है धन रखने का भी एक तरह से जो है, जैसे पुरुष अगर पैसे अर्न कर रहा है तो वो अर्निंग अपने पास ही रखता था, खर्च वहीं करता था। और महिला को तो जॉब नहीं करने का प्रबंधन था ही था, वो पैसे भी नहीं रखते थे, पैसे कहाँ, तो अपने पास ही छिपा कर रखती थी या कहीं घर में ही रखती थी। तो वो जो पैसे या गहने रखे जाते थे, तो उसका तो मान लीजिए कोई महिला जो है, अब देखिए होंगे आप पुराने ज़माने में आपका दादा दादी, या अगर अगर आप ज़्यादा एज के हैं, मतलब ज़्यादा पहले आपका जन्म अगर हुआ है, तो मम्मी पापा के बारे में देखेंगे गांव में, अगर गांव में होंगे तो अभी जानते होंगे कि अ, जो महिलाएं होती थी, आपको मान लीजिए दादी के बारे में सोचिए, जो महिलाएं होती थी आपको आपके दादा के पैसे अर्न करके लाते तो कुछ पैसे ये वहाँ से उनको जिस हिसाब से जैसे मिलता हो, या कहीं जाती होंगी वहाँ से इनके मम्मी पापा से मिलता होगा, या अन्य किसी माध्यम से मिलता होगा, या आपके दादा देते होंगे। उन पैसों को ये क्या करती थी कि उन पैसों को अपने पास रख देती थी, कहीं पे छिपा के, किसी कपड़े में बांध के, या किसी बक्से में रख देती थी, या किसी पेटी में रख देती थी। और वो किस लिए रखती थी कि मान लीजिए आप जब छोटे होंगे, बच्चे होंगे, तो मान लीजिए कभी तबीयत खराब हो, तो उस स्थिति में उसका उपयोग करने के लिए, है ना। ये महिलाएं तो बचत वगैरह करने में महिलाएं तो आगे होती ही हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो ऐसे इस तरह से बचत किया जाता था। तो सरकार तो ये भी चाहती थी कि देखिए पूरे विश्व में महिलाओं का 50% योगदान तो है ही, तो 50% योगदान है, तो उनके पास भी तो कई तरह के, मान लीजिए भारत में जो जितने महिला हैं वो भी तो जो धन रख रही हैं, अगर थोड़ा मान लीजिए 50 करोड़ भी मान के चलते हैं कि पूरे भारत में 50 करोड़ रुपए जो महिलाओं के पास रखा हुआ है, मान लीजिए आपके घर में है जो 100 रुपये रखी है, मम्मी आपकी रखी, दादी रखी थी 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी रखी हुई है, तो वो रुपए जो रखा हुआ घर में, उसका तो योगदान नहीं है ना हमारी अर्थव्यवस्था में। तो भारत सरकार यही चाहती थी कि महिलाओं का भी जो है वित्तीय समावेशन किया जाए, मतलब उनका भी जो है हमारी अर्थव्यवस्था में डायरेक्टली पूरी तरह से उनका भी योगदान हो, है ना। उन पैसों का भी उसमें किया था। कई तरह की चीज़ों को कई तरह के समावेशन किए गए उस समय। तो इसी को ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एक शब्द जो है, इससे प्रश्न भी आया हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। तो ये हो गया कि बैंकों के ये काम थे। इसके अलावा जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, तो इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए किया था। तो बैंक कई तरह का, बैंक जो उस समय जब थे तो कई तरह का आपको पढ़ाया गया था कि राष्ट्रीयकरण करने के पहले अलग अलग तरह के कई तरह के बैंक थे। शाही बैंक हुआ करते था, सबसे पहला बैंक बना था, कब बना था, है ना, एसबीआई का निर्माण हुआ था, आपने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े वीडियो लास्ट लेक्चर जाकर देखें। तो ये उस समय 3 बैंकों को मिला के एक बैंक बनाया गया था। तो इस तरह से कई तरह के बैंक थे। तो बैंक जो है बेसिकली 2 तरह के बैंक को मतलब माना जाता है। एक तो देखिए, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, है ना, सहकारी बैंक कहा जाता है ना। एक होता है कौन सा, एक होता है कमर्शियल बैंक, जिसको आप क्या बोलते हैं, है ना, जो बैंक आप एसबीआई हो गई, पीएनबी बैंक हो गई, तो जितने राष्ट्रीय बैंक हैं, जितने राष्ट्रीय बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है। अब आरबीआई को आपको मतलब आरबीआई को इसमें, आरबीआई तो चलिए केंद्रीय बैंक है ना, जिसको इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, लेकिन तो हम पहले एक बार यहाँ समझ लीजिए। देखिए 2 तरह के बैंक्स हैं बेसिकली। अब बैंक के बारे में देखेंगे तो बैंक जो है, बैंक्स जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कमर्शियल बैंक, और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। है ना, बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। थोड़ा ठीक से लिखता हूँ इसको। अब कमर्शियल बैंक जो है इसमें आता है, मान लीजिए एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, है ना,
उसके बाद और भी जो नेशनल बैंक, जितने भी नेशनल बैंक है सब, जो नेशनल बैंक है ना, राष्ट्रीय जो बैंक है, उस सभी के सभी जो है वो आते हैं कॉमर्शियल बैंक में, है ना। और कोऑपरेटिव बैंक देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ना, कॉमर्शियल जो बैंक है, राष्ट्रीय बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक, इसमें सबसे ज़्यादा धन होते हैं। व्यवसायिक जो जितने भी चाहिए धन है सब इसी के अंतर्गत होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो कॉमर्शियल बैंक हो गया, एक हो गया कोऑपरेटिव बैंक, है ना। इसके अलावा देखिए ग्रामीण बैंक भी होता है, जो कहते हैं ग्रामीण बैंक, इसी के अंतर्गत आता है ग्रामीण बैंक। ये तो सहकारी बैंक हो गए, इसी के अंदर आता है ग्रामीण बैंक। अब ग्रामीण बैंक क्यों लाने के क्या मकसद था, कोऑपरेटिव बैंक लाने का क्या मकसद था। अब ये बैंकों के बारे में तो बताएं कि राष्ट्रीयकरण बैंक, राष्ट्रीय जो अभी वर्तमान में 12 बैंक है भारत में जो है राष्ट्रीय बैंक के रूप में है ना। तो उनके बारे में आपको बताया गया था कि राष्ट्रीय बैंक लाने के पीछे क्या कारण था, बता ही रहा हूँ, कुछ चीज़ों को लाना था। सारी बैंकों का यही काम है कि अर्थव्यवस्था को और लोगों को जोड़ा जाए, अर्थव्यवस्था को और इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो बैंकों का योगदान होता है। तो कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक का निर्माण देखिए, कमर्शियल बैंक लाए गए। तो एक तरह का कोऑपरेटिव बैंक, एक बार कोऑपरेटिव बैंक पहले आ गया, क्षेत्रीय ग्रामीण देखिए, रीजनल रूरल बैंक था। तो रीजनल रूरल बैंक जो है, इसका डेट जो है 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले आरबीआई ने रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की थी। देखिए कई तरह के जो शहर थे, जैसे बड़े बड़े महानगर थे, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता, बंगाल का सॉरी बेंगलोर, इन सब बड़े बड़े जो शहर हैं, यहाँ पे जो है बैंक तो थी, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के साधन थे। अब लोग भी जो है, अब लोग जो लोग हैं, जो बैंक की स्थापना करने वाले लोग थे, वो तो उन जगहों पे इंडस्ट्री को लगाते थे जहाँ पे उनके लिए सुविधा व्यवस्था अच्छी हो, है ना। पहले से भी जो बैंक थे उन जगहों पे ही पहले थे उनका स्थापना हो गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले जो बैंकों की स्थापना हुई थी वो भी शहरों, जैसे कि जो शहर रूपी नगर जो क्षेत्र था, नगरीय क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में ही इसकी स्थापना हुई थी सारी बैंकों का। तो वहाँ पे तो मान लीजिए वहाँ के लोग बैंकों से, जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो बैंकों से लोग तो जुड़ गए, चलिए ये समझ में आता है। लेकिन देश के दूर दराज गांव में तो बैंक ही नहीं थे। अब उन लोगों को कैसे जोड़ा जाता है ना। उन लोगों को जोड़ने के लिए तो कोई व्यवस्था था ही नहीं कि अब भारत जो है एक तरह से सबसे ज़्यादा विलेज है ना यहाँ पे, है ना। तो भारत जो है गांव का देश कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, विलेज है। 70% से ज़्यादा तो विलेज है भारत के अंदर। तो यहाँ पे गाँव में जो लोग, अगर बैंक नहीं है तो आप 30% लोगों का ही तो वित्तीय समावेशन कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ शहरों में बैंक है तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज़ादी के बाद से तो उतने अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या कहें कि सेवाएं उस तरह के थे भी नहीं देश के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। परिवहन था, परिवहन का व्यवस्था उतनी अच्छी तरीके से नहीं थी। तो मान लीजिए अब आप सपोज करिए कोई बिहार का व्यक्ति जो है, या आप सोच लीजिए बिहार का एग्जाम्पल ठीक रहेगा। अब बिहार कोई व्यक्ति है, कोई गांव में है, और वो गांव से जाएगा पटना किसी बैंक में पैसा जमा करने या निकालने, पॉसिबल है। मान लो उसको ज़रूरत हो गया, वो बीमार पड़ेगा, उसका बच्चा कोई बीमार हो गया तो पटना जाएगा। या आप ये से सोच लीजिए कोई हरियाणा का व्यक्ति है, हरियाणा में, जैसे हरियाणा में कुछ जो गाँव है, हरियाणा कई तरह के है ना, वहाँ पर जो गाँव के क्षेत्र है वहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है, वहाँ से अब आता है दिल्ली में बैंक, यहाँ पर जो दिल्ली में जो सारे बैंक खुला हुआ है, यहाँ पे आगे पैसे जमा कराता है, निकालता है। हमारे बीमार होगा तो आने जाने में 6 घंटे लगेगा, तो रास्ते में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए 30% लोगों को का वित्तीय समावेशन करने से कोई खास ज़्यादा फायदा तो हुआ नहीं, तो क्योंकि अत्यधिक लोग तो बाकी ही रह गए ना बैंकों से जुड़ने के लिए। तो इसलिए जो है ग्रामीण आरबीआई ने जो है 1975 के आसपास जो है आरबीआई ने ग्रामीण बैंकों का शुरुआत किया, है ना, स्थापना किया ग्रामीण बैंकों का स्थापना की। यही था रीजनल रूरल बैंक। कई तरह का आपने अभी तो आपको शायद देखे होंगे, आपने कई तरह अपने गांव में देखा होगा कि ग्रामीण बैंक खुले रहते हैं, है ना। कोई मान लीजिए कोई नाम है तो बागहा ग्रामीण बैंक, या कई तरह के बेगूसराय ग्रामीण बैंक, ऐसे करके नाम अलग अलग तरह के नाम रहते हैं ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम है इतना कौन सा बैंक कहाँ पे है। तो ये तो हो गया ग्रामीण बैंक। अब इसमें देखिए क्या हुआ क्या कि यहाँ पर देखिए उस समय जो है ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण बैंक अत्यधिक होते गए, ज़्यादा ग्रामीण बैंक बनने लगे। अब हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण बैंक जब बनने लगे तो भाई जब बैंक ज़्यादा होंगे तो
लोग तो उतना ही हैं। एक गांव मान लीजिए एक ग्रामीण बैंक है, गांव में 100 लोग हैं, है ना, और एक ग्रामीण बैंक पहले से है, लोगों ने उसमें पैसे जमा करा रखे हैं 100 लोगों ने। अब वो 100 लोगों से जो पैसे जमा करा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, उस पैसे से बैंक का अपना जो चल रहा है, जो पैसा कमा रहा है बैंक, उससे काम चल रहा है। और दूसरा बैंक भी वहाँ पे खोल दिया जाए तो लोग थोड़ी ना बढ़ गए। 100 लोग थे, हो सकता है उसमें से 50 लोग, 50 लोग ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-20 लोग निकल को उस बैंक में चले जाए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? दो ग्रामीण बैंक हो जाएगा तो कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं। उसी तरह से जब ज़्यादा ग्रामीण बैंक होने लगे तो उससे कोई खास फ़ायदा नहीं, बल्कि बैंकों की स्थिति खराब होते चली गई। और जानते ही हैं कि जब राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक सरकार जो है बैंकों को, कई बैंकों को तो खुद पैसे दे के सरकार बचाती रही, तो इससे नुकसान ही होता था सरकार को। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, 1998 के बाद से ग्रामीण बैंकों को ज़्यादा स्थापना बंद कर दी। और उस समय 196 बची थी। अभी इस समय तो भारत में जो 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वर्तमान में। ये कब का आंकड़ा है? ये 2022 का है। अगर बाद में जब कोई लेक्चर देखो तो ये कंफ्यूज ना हो, बढ़ जाए या घट जाए। तो 2022 का आंकड़ा है कि 2022 में जो है 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वर्तमान में, है ना। इसके अलावा देखिए, ग्रामीण बैंक से लोगों को जोड़ना ही मोटिव नहीं था। गांव में कई तरह के छोटे छोटे उद्योग भी होते हैं। जैसे भारत में आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी काफ़ी फला फूला ये सूती उद्योग जो था, है ना, सूती कुटीर उद्योग जो थे, छोटे उद्योग थे। सूती कपड़े का, सूती काटना, उसे कपड़े बनाना, है ना, तो ये उद्योग था। तो इन उद्योग को स्थापना के लिए भी तो कुछ पैसे निवेश करने पड़ते थे। अब कोई व्यक्ति है और उसको व्यवसाय शुरू करना है और वो अच्छा कर भी सकता है, तो अब उसको पैसे कहाँ से मिले, है ना। किसी साहू से लेगा पैसे, तो साहू से पैसे तो लेने में ज़्यादा उसको चार्ज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए ग्रामीण बैंक जो है, ग्रामीण बैंक है तो लोन भी देते थे लोगों को जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना चाहते थे। कई तरह के उद्योग थे उस समय, तो उसको लोन भी देते थे। इसके अलावा और भी कई तरह का लोन लोगों को मिलते थे। जैसे कि सरकार को, मान लीजिए वो गांव में किसान को, अब किसान कहाँ, देखो अत्यधिक किसान तो गांव में ही है जी। अब दिल्ली में किसान क्या करेगा यहाँ रह के? खेती करने के लिए रोड पे तो खेती करेगा नहीं, गांव में ही तो रहेगा, खेती करेगा वो। तो गांव में ज़्यादा लोग रहें तो गांव में किसान को सब्सिडी वगैरह कहाँ से मिलेगा? तो वो बैंक तो थे ही नहीं वहाँ पे। अब सरकार, मान लीजिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया बैंकों का, उसने कहा चलो अब ये काम हो गया, अब सब्सिडी किसानों को देंगे। तो क्या दिल्ली से जाकर सब्सिडी थोड़ी लेने आएगा किसान? 3 दिन आने में लग जाएगा, 3 दिन जाने में लग जाएगा उसको, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया कि इसलिए ग्रामीण बैंक जो बने, तो ग्रामीण बैंक से फ़ायदा ये हुआ कि किसानों को जो है सब्सिडी वगैरह लेने में अब दिक्कत कम हो गई, वहीं से मिलने लगा। इसके अलावा लोन भी मिलने लगा। किसानों को कुछ पैसे चाहिए तो ग्रामीण बैंक से ले सकता है, बाकी उसके बाद जो पैसे बच रहे थे वो ग्रामीण बैंक में जमा करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, है ना। तो इस ग्रामीण बैंकों का, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ये फ़ायदा हो गया, है ना। तो एक तो हमने ये देख लिया, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए, जब ग्रामीण बैंक बनने लगा तो इसमें जो पूंजी साझा करने के लिए, जब बैंक बनेगा तो कुछ पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें जो है आरबीआई है, मतलब केंद्र सरकार जो है, इसे 50%, और जो बैंक की स्थापना, मान लीजिए कोई तो मालिक होगा ना बैंक का, जो निजी व्यक्ति है वो तो कोई मालिक होगा उस राज्य में, तो वो 15% वो साझा करता था। और इसमें 35% जो है वो बैंक की रहती थी। देखिए, आरबीआई के लिए सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है, फिर निजी जिसकी है, और उसे प्रायोजित करने वाला जो प्रायोजित कर रहा है वो, उसको उसका साझा रहता था। मतलब ये 50% सरकार देती थी, 15% जो कोई निजी जो राज्य थी, राज्य के अंदर का राज्य सरकार देती थी, और 35% जो है वो व्यक्ति देता था जो उसका ऑनर था, है ना। तो ये तो साझा होगा बैंक निर्माण करने के लिए। बस इतना ध्यान है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कब से शुरुआत हुआ है आपके लिए, 1975 से। 2 अक्टूबर 1975 से शुरुआत होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। क्या काम था इसे, क्या मोटिव था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बैंकिंग सेक्टर से समावेशन, बैंकिंग सेक्टर में समावेशन जिनका नहीं हुआ था, जो बाकी रह रहे थे, उनको जोड़ना था, है ना। और जब वो जुड़ेंगे तो किसान वगैरह भी जब जुड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था और भी फले फूलेगा और अर्थव्यवस्था और बड़ा होगा, है ना। तो एक तो ये था। और दूसरा देखिए, हम एक सहकारी बैंक देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? देखिए, भारत में ये तो बता दें कि 2 तरह का बैंक मुख्यतः है ना। एक तो क्या आता है, कमर्शियल बैंक था, एक कोऑपरेटिव बैंक था। अब कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब मोटिव था कि कोऑपरेटिव बैंक
कुछ क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में जैसे कि लोग क्या करते थे कि जहाँ पे बैंक्स नहीं थे, है ना, तो वहाँ पे व्यक्ति किसान वगैरह साहूकारों से लोन लेते थे, जैसे आपको बताया है। तो इन समस्याओं से बचाने के लिए ही जो है कोऑपरेटिव बैंकों का निर्माण किया गया था, है ना। इस चीज़ को बता दिया सरकारी बैंकों का अगर ये देख लीजिए प्राथमिक ऋण संस्थाएं हो जी, इसमें देखिए कुछ अलग अलग प्रकार के ये सहकारी बैंक होती है। अब जो जिस काम के लिए होगा वो इसलिए होता है। एक होता है पीसीएस होता है, इसको देखिए पीसीएस, पीसीएस जो किसी कृषि वगैरह के लिए काम करता है और जरूरत पड़ने पर शहरी उद्योग वगैरह के लिए पैसे देते हैं, इसलिए लोन देता है। और ये होता है देखिए, एक होता है DCCB, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है ना। एक होता है राज्य सरकारी बैंक होते हैं जो कहते हैं स्टेट, SSSC को कहते हैं स्टेट कॉमर्शियल बैंक, SCB, है ना, राज्य के आधार पे होता है, शीर्ष स्तर पर होता है। आपको इसमें बता दूं, एक को देखिए यहाँ पे होता है SCB, इसको कहते हैं स्टेट कॉमर्शियल बैंक, SCB। फिर ये सबसे टॉप पे होता है, इसके नीचे होता है एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DCCB, है ना। और फिर इसके नीचे भी होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये स्टेट लेवल होता है, टॉप पे होता है, ये नीचे उसके मीडियम होता है, और सबसे नीचे होता है PCS। तो ये कृषि वगैरह के लिए भी लोन देता है, ये लोन वगैरह इसके इस आधार पे होता है ना। तो भारत में बैंकों का ये चीज़ें बताती है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह क्या होते हैं। इसको और जानने के लिए आप इसको पढ़िएगा, इसमें आपको समझ में आएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। हमारा एक लास्ट टॉपिक पर तब बचता है कि जिसका नाम है NBFC। आपने सुना होगा कई तरह के, जैसे कि आपको भी हो सकता है कि लोन मिला होगा उससे, जैसे कि बजाज फाइनेंशियल से आपको कार्ड, EMI कार्ड वगैरह मिला होगा, या फ्लिपकार्ट पे कई तरह की कंपनियां हैं जो आपको लोन देती हैं, है ना। तो NBFC क्या होती है, NBFC क्या है और अदर बैंक में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो देखिए NBFC को कहा जाता है, NBFC जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पहले ही आपको समझ में आएगा डिफिनेशन। नॉन बैंकिंग मतलब बैंकिंग तो नहीं है ना। देखिए नॉन NBFC जो कंपनियां होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, सेम टू सेम होती है बैंक जैसी। बैंक क्या करता है, लोन देता है, भी लोन देती है ना। और बैंक जो होते हैं पैसे जमा डिपॉजिट लेते हैं, ये भी डिपॉजिट लेते हैं। बस मेन अंतर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पहले बताया था आपको कि डिमांड डिपॉजिट जो है ये लोग जमा नहीं करते। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बताया था, फिर दोबारा बताया था पिछले लेक्चर में आपको, फिर दोबारा बताता हूँ। देखिए जब डिमांड डिपॉजिट की बात की जाती है ना, मान लीजिए आप जाते हैं बैंक में 100 रुपये जमा कराएं, चाहे जो भी अमाउंट जमा कराएं आप, तो आपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करा दिए आपने, है ना। जैसे कि आप अगर दिल्ली वगैरह शहर में रहते हैं या पटना रहते हैं या राज्यों और किसी राजधानी या किसी शहर में रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपके पेरेंट्स जो है पैसे भेज रहे होंगे। तो पेरेंट्स अगर आपके पैसे भेज रहे हैं तो वहाँ से आपके अकाउंट में उन्होंने पैसे जमा करा दिए, सेविंग अकाउंट में जमा करा दिए पैसे। उस पैसों का वहाँ उन्होंने जमा करा और आज आपने निकाल लिया। तो जो पैसे जमा हुए वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट। क्यों डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो डिमांड में है, जब चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगा आप निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक ने आपसे साथ कोई प्रॉमिस लिया है कि नहीं नहीं हम पैसे जो है 1 साल बाद निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं। फिक्स डिपॉजिट तो कर नहीं रहे ना। ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि आप अभी पैसे डाल रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप बैंक में डाल दिए पैसा, अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए आपने, आपको ज़रूरत पड़ेगा तब निकाल लेंगे, जब ज़रूरत होगा तो आपको खर्चे करने हैं। या आपकी सैलरी में जो पैसे आते हैं, जैसे कि अगले 1 तारीख को पैसे आ गए सैलरी आपकी, आप जॉब करते हैं 1 तारीख को पैसे आ गया, तो पैसे को तो आप निकालेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं बैंक में ही रहेगा, है ना। तो भी पैसे निकालेंगे क्योंकि आपको खर्च करने। तो ये सब होता है डिमांड डिपॉजिट, है ना। इसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तो हम कहाँ थे, तो जो नॉन NBFC जो है कंपनियां हैं, ये डिमांड डिपॉजिट जो है
कि डिमांड डिपॉजिट का जो है सेवा ये नहीं होती है यहाँ पे, है ना। डिमांड डिपॉजिट नहीं जमा करती है, मतलब पैसे जमा तो करती हैं, जैसे कि मान लीजिए पैसे जमा कर लिए, और उसमें कई तरह का कई तरह का अलग अलग योजनाएं वगैरह शुरू कर, जैसे 500 रुपये से जमा करा लिया, मान लीजिए बजाज वगैरह कार्ड का आप, जैसे ईएमआई कार्ड लेंगे, एग्जांपल देता हूँ, तो आप बजाज ईएमआई कार्ड अगर बनवाते हैं तो आपको अबाउट 500 के समथिंग कुछ आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज दे रहे हैं तो एक तरह का पैसा ही तो जमा करा रही हो, लेकिन आप उसको निकाल थोड़ी ना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को 30,000 रुपये मिल गए, 40 मिल गए, किसी को 1 लाख मिल गया ईएमआई कार्ड पे, तो आप उसको स्वैप करके नहीं निकाल सकते ना, है ना। क्रेडिट कार्ड तो है नहीं। तो इस तरह से क्या है कि ये होती है एनबीएफसी। दूसरी बात ये कि ये लोग जो हैं क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ईएमआई देते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। मतलब शॉपिंग कर सकते हैं आपका उस पर, लेकिन आप जैसे कि पैसे कैश नहीं निकाल सकते। लेकिन जो बैंक क्या करती हैं, क्रेडिट कार्ड देती है ना। तो बैंक जो क्रेडिट कार्ड देती है उसे पैसे भी तो निकालते हैं, हाँ ज़्यादा चार्ज ज़्यादा लगता है लेकिन निकाल तो सकते हैं। तो ये अंतर है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि जो कंपनी, आपने पढ़ा होगा कि जो बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, ये लोग इनके लिए एक्ट है। कौन सा एक्ट है भाई? तो जो 1949 का जो एक्ट है, जिसको कहा जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, इस पे इस एक्ट के आधार पे इनका पंजीयन होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है ना। इन बैंकों, किन बैंकों का? कॉमर्शियल बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं, ना, ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये कॉमर्शियल बैंक की बात करें, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, है ना, आईडीबीआई हो गया, इन सब बैंकों का, जो राष्ट्रीय बैंक है भारत के, वो, और अन्य भी बैंक, जो नॉर्मली जो बैंक हैं। लेकिन एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी उससे नहीं होते, यानी ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। कंपनी, इसके अंदर जो डिफरेंस है उस स्लाइड में दिखेगा। कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है, इसमें जो है ये रजिस्ट्रेशन इसे कराए जाते हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे। गैर बैंकिंग संस्था, देखो गैर बैंकिंग संस्था, यहाँ से ये अलग है, ठीक है। इस चीज़ों को आप देखें, आगे देखा जाता है। देखिए डिफरेंस है इसके बीच में, कुछ आप डिफरेंस वगैरह देख लीजिए, है ना। ये बैंक है और ये एनबीएफसी के बारे में डिफरेंस किया गया, जो महत्वपूर्ण है। इसे ही समझने वाली बात है इसमें, कि आप समझ लें इसमें क्या क्या है। देखिए बैंक वगैरह जो होता है, बैंक जो होता है कई तरह के स्कीम, आपको उस पर इंश्योरेंस वगैरह का स्कीम प्रोवाइड कराता है ना। लेकिन एनबीएफसी इस तरह कुछ नहीं करती है ना। दूसरा, ये बैंक जो है, बैंक का संचालन अभी बताया आपको 1949 एक्ट के अंतर्गत में होता है। लेकिन एनबीएफसी जो है, इनका संचालन होता है कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956। ये थोड़ा सा जो पेज है, थोड़ा स्लाइड इसका साफ़ नहीं है, तो आप इसको, आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगा वो साफ़ मिलेगा, वहाँ से देख के पढ़िएगा। बाकी ये देखिए, बैंक का दायरा होता है वो बड़ा होता है। हाँ जी, बैंक का दायरा जो बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक जो है डिपॉजिट लेता है, डिमांड डिपॉजिट जमा कराता है, फिक्स डिपॉजिट कराता है, इंश्योरेंस दे रहा है, आपको कार लोन देगा, बैंक लोन देगा। इसके अलावा एक जगह दूसरी जगह बैंक का पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ट्रांसफ़र भी हो रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बनाते, कई तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आती है बैंक है। लेकिन जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी का एक मोटिव होता है, आपको अभी आगे ही बताया जाएगा। जिससे एक समस्या आती है, आपको समझने में आएगी, कि लोग ये भी कहते हैं कि क्या 1946 जो कंपनी एक्ट है, इसके अंतर्गत एनबीएफसी का पंजीयन होता है तो ठीक है, क्या इसके अलावा आरबीआई के अंतर्गत भी पंजीयन होता है क्या? देखिए आरबीआई के अंदर पंजीयन होता है, लेकिन सारे एनबीएफसी कंपनियों का नहीं होता है, उसमें भी कुछ अलग अलग डिफरेंसेस हैं। क्या है कि मान लीजिए कोई एनबीएफसी कंपनी है, वो क्या काम कर रही है, इंश्योरेंस वगैरह के लिए अलग मोटिवेटेड है, वो सिर्फ इंश्योरेंस के लिए काम कर रही है ना। तो वो जो है मान लीजिए कोई एनबीएफसी है, एनबीएफसी जो है
वो मान लीजिए इंश्योरेंस के लिए काम कर रही है, स्पेशली इंश्योरेंस के लिए काम कर रही है। तो इसमें देखिए अब ये तो 1949 का जो है, सॉरी, जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 1949, अरे सॉरी 49 क्यों लिख रहा हूँ मैं, कंपनी एक्ट 1956 का जो एक्ट है, इसके अंतर्गत तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही है, लेकिन ये संचालन किसके अंतर्गत होती है, इसको रेगुलेट किसके अंतर्गत होगी, तो रेगुलेट, जैसे कि आरबीआई एक रेगुलेटिंग बॉडी है ना, ये रेगुलेट करती है बैंकों का। जो आरबीआई है वो रेगुलेटिंग बॉडी है, उसी तरह से सीबी है, वो भी रेगुलेटिंग बॉडी है। किसको रेगुलेट करती है, शेयर बाजार में रेगुलेटिंग वगैरह करती है, और भी कई तरह काम है, स्टॉक वगैरह जो है शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में रेगुलेट करती है। उसी तरह से IRDAI जो है ना, IRDAI जो है, IRDAI है ना, ये जो है ये इंश्योरेंस से संबंधित रेगुलेट करती है ना, इंसॉल्वेंसी से कर कुछ डिफरेंस है इसका। तो IRDAI जो है ये इंश्योरेंस वगैरह तो दिया जाता है लोगों को कई मतलब प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए काम करती है। तो मान लीजिए ये NBFC है जो इंश्योरेंस के लिए डेडिकेट है, तो ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत तो पंजीयन इसका होगा ही होगा, रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, बल्कि अब आरबीआई के अंतर्गत ये रेगुलेट नहीं हो रही है, अब ये रेगुलेट होगी IRDAI के अंतर्गत रेगुलेट होगी। उसी तरह से मान लीजिए एक और कोई कंपनी है, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए एक और कोई कंपनी है, मतलब NBFC जो है, NBFC है। अब ये मान लीजिए देखिए, अब NBFC है तो ये सीधी बात, जब कंपनी है, कंपनी NB नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन तो इसका होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, रजिस्ट्रेशन इसका हो गया। लेकिन ये काम मान लीजिए काम ये कर रही है कि स्टॉक मार्केट में काम सीधे काम कर रही है, शेयर वगैरह से संबंधित शेयर काम कर रही है ना, शेयर मार्केट में मान लीजिए ये काम कर रही है स्पेशली, बाकी दूसरा इसको काम नहीं कर रहा। शेयर मार्केट में जो काम करती है इसमें लोन देती है, लेती है, जो शेयर मार्केट जो काम है वो काम करती है। तो जब शेयर मार्केट में काम करती है तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेबी करेगी। अब इसमें आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई थोड़ी ना करेगी, इसमें तो सेबी करेगी। लेकिन बाकी आपको जो मान लीजिए आपको जो लोन मिलता है कई तरह की चीज़ों को परचेस करने के लिए, तो उस पर जो आरबीआई जो रेगुलेट करेगी, समझ गए इस चीज़ को। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आरबीआई हर जितने भी NBFC है, जितने NBFC कंपनियां हैं उस सभी के लिए आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। जिन कंपनियों का अपना काम होता है, जिस चीज़ के लिए वो डेडिकेट होती है, उसी के लिए वो काम करती है ना, उसके लिए वो रेगुलेट होती है। तो आप जितने भी NBFC कंपनियां वो हमेशा ध्यान रखें कि वो हमेशा से कंपनी एक 1956 के अंतर्गत तो रजिस्ट्रेशन होना ही होना तय है ये, है ना। और जो कमर्शियल बैंक है उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत में वो होते हैं। और एक चीज़ और, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है, ये तो जितने कमर्शियल बैंक है या राष्ट्रीय जो बैंक है भारत के अंतर्गत, PNB हो गया, SBI हो गया, IDBI हो गया और अन्य बैंक जो भी हैं, ये इनका रजिस्ट्रेशन तो चलिए होता है, इनका पंजीयन किसके अंतर्गत होता है, 1949 जो एक्ट है उसके अंतर्गत। लेकिन इनका जो रेगुलेटिंग किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ये चीज़ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए हमारा जो है मुद्रा और बैंकिंग जो है हो गया। हम इससे संबंधित जो भी समस्या आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, हमें कमेंट करके आप बताएं। हमने मुद्रा और बैंकिंग पढ़ लिया, सिलेबस के अनुसार हमने चल रहे हैं, सिलेबस के अनुसार काफ़ी कुछ हमने ख़त्म कर लिया है। बाकी के जो टॉपिक आगे बच रहे हैं उसको देखा जाएगा। इसमें इन मुद्रा और बैंकिंग में या बैंकों का राष्ट्रीयकरण में हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा था, उसके अलावा नीति आयोग देखा था, है ना। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जो भी समस्या आपको लगता है तो आप हमारे प्रीवियस जो लेक्चर हैं उसको देखें, क्लास को आप ज्वाइन करें, पढ़ें वहाँ से। फिर भी आपका समस्या समाप्त नहीं होता, आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।